गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स 7वीं क्लास के सोशल साइंस सब्जेक्ट का आज हम चौथा अध्याय कर रहे हैं। अध्याय है मुगल साम्राज्य। तो मुगल शासकों के बारे में कल हमने जाना था। मुगल कौन थे, कहां से आए थे। आगे हमारा टॉपिक है मुगल सैन्य अभियान। तो मुगल साम्राज्य की नींव भारत में किसने रखी थी? बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बाबर के जो पिता थे उमर शेख, ये फरघाना के राजा थे, फरघाना के शासक थे। 1494 में जब बाबर को केवल 12 वर्ष की आयु में फरघाना राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया। बच्चों देखो, आज शायद आपकी आयु ही 12 वर्ष की होगी। 12 वर्ष की आयु में बाबर एक राजा बन गया था। कहाँ का? फरघाना का। परंतु क्योंकि उस समय उनकी आयु कम थी और उनके शत्रु अधिक थे, उज्बेक जो कि उनके शत्रु थे, तो उनके आक्रमण के कारण उन्होंने अपनी पैतृक गद्दी, मतलब जो उनके पिता से विरासत में जो सत्ता मिली थी उन्हें वो छोड़नी पड़ी और कई सालों तक वो फिर बाद में भटकते रहे और फिर अफगानिस्तान में 1504 में काबुल, मतलब अफगानिस्तान में है, काबुल पर कब्जा कर लिया और फिर भारत पहुंचे। भारत में 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था। ये तो पानीपत की 1526 ईस्वी वाली इस लड़ाई में, इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया और फिर आगरा को भी अपने अधिकार में ले लिया। इस प्रकार से 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बाबर का जो पूरा नाम था, बाबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो इस प्रकार से बाबर ने यहाँ पर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। आगे हम देखते हैं उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं। मुगलों में उत्तराधिकारी बनाने की किस प्रकार की रस्में थी? तो जैसे हम देखते हैं, हमारे जो हिंदू राजवंश थे उनमें ज्येष्ठ पुत्र को ही पिता की विरासत मिलती थी। राजा के बाद में उसका जो बड़ा बेटा होता था, ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा बेटा जो होता था, उसको पिता के बाद में गद्दी मिलती थी। परंतु मुगलों में ऐसा नहीं था। मुगलों में सैयदायाद क्या है? ये मुगलों में जैसे उनके वंशज थे तैमूर वंशज, उनके उत्तराधिकारी की एक रस्म, एक ऐसी परंपरा है जिसमें कि पिता के बाद में उसके सभी पुत्रों में उसकी विरासत का बंटवारा होता था। सैयदायाद के अनुसार पिता के बाद उसके सभी पुत्रों में, जैसे कुछ क्षेत्र एक पुत्र को मिल गए, कुछ क्षेत्र दूसरे को, कुछ तीसरे को, तो सभी पुत्रों में ही उसकी जैसे जो विरासत होती थी उसका बंटवारा किया जाता था। तो इसके लिए पूरे राज्य का शासन हड़पने के लिए इनमें षड्यंत्र चलते थे और अपने भाइयों को मारकर ही, जैसे ये उनको मारकर, उनको हराकर शासन हड़पने के लिए षड्यंत्र करते थे और जो उसमें सफल हो जाता वही शासक बनता था। तो इस प्रकार से मुगलों में शासन प्राप्त करने के लिए उनको अपने भाइयों से विद्रोह करना पड़ता था। हमने पीछे देखा भी हम कि हुमायूं जैसे था, हुमायूं के उसके भाई मिर्जा कामरान, जो उस मिर्जा कामरान ने हुमायूं से विद्रोह किया और उसको हराकर ही हुमायूं ने बाबर के बाद सत्ता प्राप्त की थी। इसी प्रकार से अकबर ने भी अपने भाइयों जैसे मिर्जा हाकिम थे, इनके विद्रोह का सामना करना पड़ा
और यह भी कहा जाता है कि अकबर ने अपने इन भाइयों को मारकर सत्ता प्राप्त की थी। इसी प्रकार से जहांगीर ने भी, जैसे जो उनके पिता थे, तो बाद में उन जहांगीर के जो बेटे थे शाहजहां ने अपने पिता के शासन के अंतिम समय में उनका विरोध किया था और समय शासक बनकर उनको गद्दी से हटा दिया था। इसी प्रकार शाहजहां को भी अपने काल में ही उनके पुत्रों का उसके गद्दी के लिए झगड़ा हो गया था और औरंगजेब ने अपने भाइयों को मारकर उनकी हत्या करके दारा शिकोह, जो कि शाहजहां के बड़े बेटे थे और उत्तराधिकारी थे, तो उनको हत्या करके उनके साथ अपने दूसरे 3 अन्य भाइयों की भी हत्या करके इन्होंने औरंगजेब ने शासन प्राप्त किया। तो इस प्रकार से बच्चों हम देखते हैं कि जो ये मुगल शासक थे, ये अपने अन्य भाइयों को मारकर या फिर उनको हराकर शासन हड़पते थे। इनमें ऐसी परंपरा नहीं थी जैसे कि हमारे हिंदू शासकों में थी। आगे हम देखते हैं कि मुगलों ने अन्य शासकों के साथ कैसे संबंध थे। तो मुगल शासक जो थे उन्होंने अपने शासन को बढ़ाने के लिए, विस्तार के लिए अन्य शासकों से जो अच्छे संबंध बनाए और वैवाहिक संबंध बनाए। ऐसे ही संबंध हम देखते हैं कि अकबर ने जो सिसोदिया राजवंश में जैसे जो ये राजपूत थे, सिसोदिया राजवंश, यहाँ पर वैवाहिक संबंध बनाए। हालांकि मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश ने लंबे समय तक इन संबंधों को स्वीकार नहीं किया। महाराणा प्रताप, जो कि सिसोदिया राजपूत जैसे शासक थे, ये अकबर के कट्टर विरोधी थे और उनको कई बार जैसे अकबर के साथ युद्ध भी हुआ, परंतु ये उनके जितने शक्तिशाली नहीं थे, पराजित हुए, परंतु हिम्मत नहीं हारी, संघर्ष जारी रखा, वनों में रहकर गुरिल्ला युद्ध किया। और इसी प्रकार राजा मानसिंह ने अकबर के साथ अपने बहन का विवाह कर उनके साथ अच्छे संबंध बनाए। यहाँ तक भी अकबर के दरबार में उन्होंने अच्छा पद प्राप्त किया। तो राजा मानसिंह को अकबर के मंत्री बनने के बाद में महाराणा प्रताप और राजा मानसिंह के बीच में भी शत्रुता उत्पन्न हो गई और यही शत्रुता हम बच्चों देखते हैं। और इसी शत्रुता के कारण राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध जिसमें महाराणा प्रताप पराजित हुए, परंतु उन्होंने फिर भी अपना संघर्ष जारी रखा। तो आज हमने क्या देखा, इतना पढ़ा कि मुगलों ने अन्य शासकों के साथ कैसे संबंध बनाए थे। उन्होंने दूसरे शासकों के साथ अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अच्छे संबंध बनाए, वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने राज्यों का विस्तार करना चाहा। जो उनका विद्रोह करता उससे वे युद्ध करते और उनको किस प्रकार से मुगलों में अपना उत्तराधिकारी तय किया जाता, ये भी हमने देखा। फिर इससे पहले हमने बाबर के बारे में जैसे देखा, बाबर जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी और पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया। तो बच्चों, बाबर वो शासक थे जो पहली बार भारत में तोप लेकर आए थे। 16वीं शताब्दी में युद्धों में तोप और गोलाबारी का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया था। इसी तोप के बल पर इन्होंने ये युद्ध जीता था। हमारे जो हिंदू ये राजा थे उनके पास तलवारें होती थी। पहले युद्ध तलवारों के द्वारा ही, भाले, तलवार ये सब चलाए जाते थे। जैसे राजा हाथियों पर होते थे, अन्य जो सैनिक घोड़ों पर घुड़सवार या पैदल होते थे। तो ये तो आमने सामने से युद्ध कर सकते थे, लेकिन बाबर के पास तोप थी जिससे ये दूर से ही अपने शत्रु पर वार करते थे, गोलाबारी करते थे और इन तोप के बल पर ही उन्होंने पानीपत की पहली लड़ाई जीती थी और ये भारत में अब मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो आज इतना ही करेंगे, आगे कल।